हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आपका प्रिसीजन एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। ये जो हमारा सेक्शन है, ये इथिक्स का फाइनल सेक्शन है। ये हम इसके साथ ही अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे। यानी कि ये जो हमारा टेस्ट है, इसमें जो है 50+ क्वेश्चंस को जो है रखे गए हैं। इसमें से जो मोस्ट प्रायोरिटी जिन क्वेश्चन को रखी गई है, ये आपके एग्जाम के देखते हुए इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ 50+ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको इनको करके जाना चाहिए। और ये बेसिक से एडवांस तक जो है दोनों इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर सेशन की पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। और प्लस जो भी डाउट हो तो टेलीग्राम के अंदर ही एक जो है लिंक चैनल मिलेगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं उस चैनल में। उस ग्रुप का नाम आंसर राइटिंग ग्रुप का नाम है। तो उसमें जुड़ करके आप वहाँ मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें रही। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है कि जो वर्ड एथिक्स है वो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले एथिक्स का जो वर्ड है ये आया है इथोस से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो एथोस जो वर्ड है ये कहाँ, ये जो है ग्रीक वर्ड है। कौन सा? ये ग्रीक वर्ड है, जिसका जो है ग्रीक शब्द से इसको लिया गया है एथोस। और जिसका जो है अर्थ क्या होता है, यानी कि एथोस का अर्थ यहाँ पे अगर बात करें, इसके अर्थ की बात करें तो ये क्या है? जीवन जीने का यहाँ पे तरीका है। यानी कि जीवन जीने का यहाँ पे तरीका, ये इसका अर्थ हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, ये ना पूछ करके, तो इसको भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यू आर ए पर्सन with a high level of if you stand by your values even if other put pressure on you to do something that is wrong or they make fun for you। यानी कि अगर कह रहा है कि अगर आप एक, आपके पास ऐसी क्या जो है नैतिकता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो आपको कोई अगर जो हाई लेवल जो मतलब अगर आपकी जो वैल्यूज से कंपेयर किया जाए, प्रेशर किया जाए, तो जो आप जो है कुछ गलत काम करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे कौन सी जो क्वालिटी है जो प्रोटेक्ट करती है आपको गलत काम ना करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? हाई लेवल ऑफ। तो यहाँ पे क्या है? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे होगा इंटीग्रिटी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसमें लगा सकते हैं ऑनेस्टी, लेकिन करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रिटी। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इफ यू डू नॉट हैव, फिर अगेन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। यू कैन रियली गेट इन ट्रेवल फॉर लाइंग, चीटिंग और डिसीव अदर्स। यानी कि कह रहा है कि जो झूठ बोलने, धोखा देने का जो देने के लिए जो मुसीबत पड़ती है, उस समय आपको जो है कौन यहाँ पे जो आपको यहाँ पे गाइड करने की बात करता है। यानी कि जो, जैसे आप यहाँ पे हिंदी में देखेंगे, यदि आप, आपके पास अगर वो नहीं है तो आपको झूठ झूठ बोलने, धोखा देने या दूसरों को धोखा देने के लिए मुसीबत में पड़ सकते हो। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा आंसर होगा, तो वो इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे आएगा ऑनेस्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर तो होगा ऑनेस्टी। लेकिन इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में ही कह रखा है कि क्वेश्चन में झूठ बोलने में जो शामिल हो सकता है कि जोखिम को दर्शा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो झूठ बोलने में जो शामिल है, इसमें क्या है? हाई जो है जोखिम इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, प्लस जो यहाँ पे जो ईमानदारी होती है, यानी कि जो ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी की बात करें तो ये ऑनेस्टी क्या होती है कि एक जो है पर्सन की एक जो है इम्पोर्टेंट जो है गुड, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट होता है। किसी व्यक्ति अगर जो ईमानदार है तो व्यक्ति को क्या बनाता है? व्यक्ति को यहाँ पे जो निष्पक्ष है, निष्पक्ष तरीके से उसको डिसीजन लेने में, कार को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखें तो किसी न किसी तरीके से जो ईमानदारी है
डिसीजन लेने में, काम को अच्छा प्रदर्शन करने में, और ये करता है कि जो इनडिस्क्रिमिनेटली जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली, जैसे हम किसी कार में जो है डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, या कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसी जो है वैल्यूज वहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो उसको भी एक तरीके से एग्जीक्यूट करने में हमें मदद करता है, यानी कि ईमानदारी भी उसमें मदद करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ ऑल एम्प्लॉय इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि जो सभी कर्मचारियों के व्यवहार को जो निर्देशन करने वाली जो नीतियां और जो सिद्धांत है, लिखित विवरण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तो कोड ऑफ इथिक्स ही कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि कोड ऑफ इथिक्स में क्या होता है कि जैसे किसी संगठन के द्वारा, अगर किसी संगठन के द्वारा अगर कोई उस कंपनी, जैसे कोई कंपनी है, तो वो जो है यहाँ के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय शब्द यूज किया गया ना, तो एम्प्लॉय है या मैनेजमेंट का जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो प्राथमिक मूल्य है, यहाँ पे जो प्राथमिक मूल्य है, इनको यहाँ पे संचालन करने के लिए, यानी इनके मानकों को, कंपनी के जो मानक होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने में हमें जो है कोड ऑफ एथिक्स जो है मदद करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहे हैं विच ऑफ दीज इज फैक्टर ऑफ अफेक्ट्स इथिकल एंड अनइथिकल बिहेवियर। आपको बताना है कि यहाँ पे जो इथिकल बिहेवियर के और अनइथिकल बिहेवियर के फैक्टर हैं। आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एथिकल जो यहाँ पे एथिकल जो बिहेवियर के जो यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसमें इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा कि जैसे कि हम बात करते हैं जो यहाँ पे एथिकल बिहेवियर, यानी कि जो नैतिक व्यवहार है ना, नैतिक और अनैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे मूल्य है, यानी कि जो वैल्यू है, मूल्य, यहाँ पे मूल्य का मतलब प्राइस नहीं है, वैल्यूज, प्लस यहाँ पे जो नॉलेज है, नॉलेज प्लस इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे जो इंडिविजुअल 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 जो एम है, ये यानी कि इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत लक्ष्य है, ये जो है क्या करते हैं, ये जो है एथिकल जो नैतिक बिहेवियर के जो है मानक यहाँ पे होते हैं, जो फैक्टर, ये यहाँ पे एथिकल बिहेवियर का। अब देखते हैं यहाँ पे जो अनएथिकल जो बिहेवियर के जो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अनएथिकल बिहेवियर के देखे जाए, इसमें आएगा जैसे कि यहाँ पे सबसे क्या होता है, यानी कि जो सफल होने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सफल होने के लिए एक प्रेशर हो सकता है। सफल होने के लिए क्या हो सकता है, प्रेशर, प्रेशर भी हो सकता है। फिर और जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यूपीएससी की बात करें, कोई एक स्टूडेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि हम इस बार का प्री निकाल लें, यानी कि 2024 का प्री निकालें। तो वो क्या करेगा, या तो उसने पूरे साल पढ़ रखा होगा, या तो उसने नहीं पढ़ रखा होगा। अगर इस सिचुएशन में अगर उसने पूरे साल नहीं पढ़ा होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट्स तरीके जो है ढूंढने की कोशिश करे ताकि वो सफल हो जाए। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय है, यानी कि जो यहाँ पे जो कर्मचारी की बात करें, कर्मचारी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसको प्रमोशन चाहिए, यहाँ पे जो है प्रमोशन चाहिए, तो वो भी वहाँ पे क्या करेगा कि कुछ ऐसे अनैतिक कार्य, सफल होने का जो प्रेशर है, जैसे एक एक एग्जांपल से आप यहाँ पे समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये यहाँ पे ए नाम का कोई व्यक्ति है और ये यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ, बी का प्रमोशन हो गया, तो क्या है, तो एक ऊपर प्रेशर आ जाएगा ना कि ये यहाँ पे प्रमोशन हो गया इसका, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो अब जब देखेंगे
सफल होने के लिए कोई प्रेशर हो, और जो इथिकल बिहेवियर जैसे कि मूल नॉलेज इंडिविजुअल एम, ये जब दोनों चीजें जब कंबाइंड हो जाती हैं, यानी कि हम बात करें जो एथिकल प्लस जो अनएथिकल जो यहाँ पे बिहेवियर्स है, जब दोनों एक कंबाइंड हो जाती हैं तो यहाँ पे क्या क्या फाइनली निकल कर आता है, तो यहाँ पे आता है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा, ठीक है, ये निकल करके आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप सबको ये एथिकल जो बिहेवियर के फैक्टर्स हैं और अनएथिकल बिहेवियर के जो फैक्टर्स हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 6 नंबर में कह रहा है कि आर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स वी हैव दैट कैन एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट विद आवर एथिकल डिसीजंस, यानी कि जो हमारे जो बिलीव्स हैं, जो विश्वास है, दृष्टिकोण है, यानी कि जो एटीट्यूड है, वो जो है वास्तव में जो हम कोई भी निर्णय लेते हैं, यानी कि एथिकल निर्णय लेते हैं, तो उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट को जो है पैदा करते हैं, ये इसमें कह रखा है। तो वो जो है आपको फिल करना है कि यहाँ पे कौन सी जो आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैल्यूज। अब देखिए वैल्यूज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, हम कुछ एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। जैसे इसमें जो ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, यानी कि रिस्पेक्ट ये हो गया, प्लस जो जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदारी है ये भी वैल्यूज के अंतर्गत आती है, प्लस यहाँ पे जो निष्पक्षता है, निष्पक्षता, ये भी कुछ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये क्या है, ये जो है यहाँ पे वैल्यूज में शामिल की जाती हैं कि जो यहाँ पे मूल्य है इनमें इंक्लूड किया जाता है। अब एक एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान के चलते हैं ये यहाँ पे कोई कंपनी है, इस कंपनी के जो भी रूल होंगे, इस कंपनी के यहाँ पे कुछ रूल होंगे, लॉ होंगे, और इसी कंपनी में जो एथिक्स है यानी कि कोड ऑफ एथिक्स ये भी लागू होता है, ये भी इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। हर कंपनी के एथिक्स ऑफ जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं अलग होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कई बार ये होता है कि जो रूल और जो लॉ हैं वो एथिक्स से ओवरलैप करते हैं, यानी कि जो लॉ एंड एथिक्स है ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो हालांकि ये जो एथिक्स एंड लॉ जो ओवरलैप करते हैं ये जो है नेट 2018 में पूछा गया है, और इसने करेक्ट आंसर माना था जो है ग्रे एरिया। कई बार बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, स्टूडेंट्स जो कर रहे थे कि येलो एरिया होता है, उसने नेट जेआरएफ ने आंसर की में माना था कि जो ग्रे एरिया होता है, इसको आपको याद रखना है। ये जो ओवरलैप वाला जो है मैंने अभी बताया ये पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। हालांकि पिछले सेशन में हमने इसको कर रखा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इथिक्स और जो लॉ है ये ओवरलैप करते हैं। जैसे अब मान के चलिए इसी कंपनी ने यहाँ पे 33% जो यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, उसने कंपनी ने बता रखा अपने रूल्स में और रेगुलेशन में कि 33% जो यहाँ पे फीमेल होंगी, फीमेल एम्प्लॉयज होंगी, ये उसने अपना बता रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 33% जब भी वैकेंसी आए उस कंपनी में, तो 33% को पहले जो है यहाँ पे फीमेल्स को पुलअप किया जाए, फिर इसके बाद जो है मेल कैंडिडेट्स की को यहाँ पे रखा जाए। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसने रूल्स में बता रखा है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि इसी कंपनी में ही मतलब कि जो फील्ड वर्क है, यानी कि जो फील्ड वर्क के लिए, फील्ड वर्क में ज़्यादातर जो है मैन जाते हैं। तो देखेंगे मैन जो है यहाँ पे, मैन जो यहाँ ज़्यादातर चीज़ें हैं मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डायलेमा में आ गया ना, जो भी एथिकल डिसीजन हम ले कि एथिकल डिसीजन कौन सा ले, मेल को रखें फीमेल को रखें, क्योंकि काम कौन सा है, फील्ड वर्क का काम है। अगर मेल फीमेल को रखते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट आएगा, अगर मेल को रखते हैं तो आसानी से काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो कानून में बना रखा है, रूल में बता रखा है कि 33% जो है फीमेल कैंडिडेट्स को रखेंगे।
तो ये क्या है, यहाँ पे इथिकल डायलेमा में फंस गए, इथिकल डिसीजंस में फंस गए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यूज होती हैं हमारी, वो यहाँ पे इथिकल डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जिम्मेदारी भी इसके अंतर्गत आती है, वैल्यूज के अंतर्गत भी आती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिम्मेदारी, अब तो कंपनी की जिम्मेदारी हो गई कि वो 33% फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। तो इस एक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए गुड टू बी सक्सेसफुल करियर, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगर सक्सेसफुल करियर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके दो आंसर आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा अटेंडेंस, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक आंसर मिलेगा एटीट्यूड होना चाहिए, एक होगा वर्क एथिक्स होना चाहिए। और हमने जो पिछले जो क्लासेस में कर रहा है, यानी कि पिछले जो टेस्ट है उसमें कर रखा है, तो हमने यहाँ पे देखे होंगे, आपने अगर वीडियो देखी है तो हमने आंसर बताया था एटीट्यूड। लेकिन जब ऑप्शन में वर्क एथिक्स और एटीट्यूड दोनों के दोनों आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्क एथिक्स हमारा राइट आंसर हो। आंसर में अगर दोनों है तब, अगर वर्क एथिक्स नहीं है तब आपको एटीट्यूड मार्क करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आंसर पिछले हमने एटीट्यूड वहाँ पे बताया है, इसलिए मैं आपको यहीं पे ही क्लियर करना चाहूँगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम वर्क एथिक्स और एटीट्यूड में अगर किसी को चुनना हो तो आपको वर्क एथिक्स को चुनना है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इनकरेज गुड एथिक्स इन वर्क प्लेस। आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनकरेज करते हैं वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए, फिर यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉय ऑफ ऑल लेवल, ये यहाँ पे भी होगा, यानी कि ए एंड बी सही है, ये नहीं होगा यहाँ पे रिश्वत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो कोई आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर वैल्यूज पे है, कर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू। तो आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि जो मूल्य है उसके एग्जांपल क्या है। इंटीग्रिटी, जैसे मैंने पिछले 7वें क्वेश्चन में ही बता रखा है, इंटीग्रिटी इसमें इंक्लूड होता है, जस्टिस भी होता है और हैप्पीनेस भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन और इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब इसके एग्जांपल में जैसे ऑनेस्टी, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो ऑनेस्टी आएगा, फिर इंटीग्रिटी मैंने बताई दी, इंटीग्रिटी होता है। ठीक, फिर इसके बाद जो काइंडनेस है, काइंडनेस, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ जो करेज है, यानी कि जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस, ये आपका यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पे करेज है, ये जो है कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। जस्टिस की हमने बात की, देखे 1 2 3 4 और ये 3, यानी कि 7 हमने एग्जाम्पल समझ लिए वैल्यूज के। बस इससे बाहर आपका अगर वैल्यूज से आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि वैल्यूज के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जस्टिस होता है, हैप्पीनेस होता है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, कॉन्फिडेंस एंड करेज। ये हमारे जो है 7 एग्जाम्पल है वैल्यूज के। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहा एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट टॉन एट द टॉप प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट ऑफ एग्जाम्पल आपसे पूछ रखा है। अगेन यहाँ पे जो हम इसकी बात करते हैं, एथिकल कंडक्ट की बात करते हैं, जब ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल, जब ये इंडिविजुअल लेवल पे ये होगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे इसको कहा जाता है एथिकल बिहेवियर। एथिकल, ये यहाँ पे आएगा बिहेवियर, ये आपका एथिकल बिहेवियर। और जब भी ये कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट की बात एज अ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही पूछ रखा है क्वेश्चन में, जब भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है तो इसको कहा जाता है एथिकल सेंसिटिविटी,
तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि अगेन आप यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो लॉ एंड जो एथिक्स है ये यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं आसानी से कि जब भी हम पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम जो इथिकल कंडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉ और जो एथिक्स है ये ओवरलैप करने लगते हैं और इसे कहा जाता है एथिक्स सेंसिटिविटी। और जब ये इंडिविजुअल लेवल पे हो यानी कि हमारे और आपके फैमिली के बीच में हो तो ये क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंडिविजुअल लेवल पे, तो इसे कहा जाता है एथिकल बिहेवियर। इसको आपको ये याद रखना है, ठीक है। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वैल्यूज एंड एथिक्स शेप्ड बाय, यानी कि जो वैल्यूज हैं यानी कि जो मूल्य और नैतिकता किसके द्वारा यहाँ पे जो है शेप होती हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल यहाँ पे भी समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसके आंसर की बात करेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है मैटर करती हैं जो कि हमारे वैल्यूज और जो एथिक्स हैं इसको शेप करती हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे कि हमारे जो कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं यानी कि जो सोशल नॉर्म्स हैं ये भी होती हैं, प्लस यहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं यानी कि कल्चरल प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर दिख रहा होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 11 का सी। तो यहाँ पे कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं ये इंक्लूड किया जाता है। फिर यहाँ पे जो रिलीजियस है, रिलीजियस जो इन्फ्लुएंस है, रिलीजियस जो इन्फ्लुएंसेस हैं ये भी इसके अंदर किया जाता है। तो आपको देखेंगे कि सोशल नॉर्म्स, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो ये जो है कुछ हमारे जो एग्जाम्पल हैं जो वैल्यू एंड इथिक्स को जो है शेप करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ मैं इस वाले फाइनल टेस्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरप्रिटेट कर पाए कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी और एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे से अपने एग्जाम में इसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। कह रहे विच एथिकल थ्योरी फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए गुड कैरेक्टर्स। यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि यहाँ पे कौन सा जो है थ्योरी है, एथिकल थ्योरी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट जो चरित्र को डेवलप करने में जो है केंद्रित है, इसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर वैसे आप सभी जानते होंगे कि जो है वर्च्यू एथिक्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये फिडिलिटी होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो कोई आपको डाउट होगा ही नहीं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिडिलिटी एथिकल प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो यहाँ पे लॉयल्टी एंड जो ट्रस्टवर्दीनेस है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लॉयल्टी एंड कीप प्रोमिसिंग ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर। यानी कि मैनेजर या कोई एम्प्लॉय जो भी हो, सारी जो है उनके ऊपर ये इंक्लूड इन्वॉल्व होती हैं या कहें डिनोट करती हैं, या हम अपने ऊपर भी इसको देखें तब भी ये जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। तो अगर इसके जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात वाइज अगर देखें तो ये जो आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हाँ आई थिंक सब कुछ हैंग कर रहा है लैपटॉप। चलिए अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा इंटीग्रिटी आएगा। इंटीग्रिटी आप देखेंगे, इंटीग्रिटी चारों के चारों ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंटीग्रिटी के बाद यानी कि सबसे पहले सत्यनिष्ठ आएगी, आप खुद से ईमानदार रहिए। फिर इसके बाद जो ईमानदार है तो उसके पास जो है निष्पक्ष भी होना पड़ेगा, यानी कि इम्पार्शलिटी देखेंगे तो ये भी हमारे चारों के चारों ऑप्शंस में दे रखा है, यानी कि अभी भी हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिवनेस है टू पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी हमारे उसमें होना चाहिए, क्योंकि मैनेजर्स से रिलेटेड पूछ रखा है तो रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं। फिर इसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी है ये हमारा भी आना चाहिए। अब यहाँ से आप देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस तक जो है हमारे जो है चारों के चारों ऑप्शन में दे रखा है। अब जैसे ही अकाउंटेबिलिटी आती है तो हम देखेंगे कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और ये इकोनॉमिक ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बचते हैं 2 ऑप्शन। अब आप देखेंगे इसमें अकाउंटेबिलिटी है और ए वाले ऑप्शन में। फिर इसके बाद अकाउंटेबिलिटी के बाद जो है ऑनेस्टी आएगा, यानी फेयरनेस तो बाद में आता है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, तो जो सीक्वेंस वाइज में रखा गया है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये सारा डाउट आपको क्लियर होगा। वैसे ये क्वेश्चन को मैं पिछली क्लास में भी करा रखा हूँ। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहा है ह्यूमन एंड एथिकल वैल्यूज सच एज विजन, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा सब्जेक्टिव। तो आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि जो नैतिक मूल्य जैसे कि निष्ठा आदि जो व्यक्तिपरक सूक्ष्म है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि यहाँ पे जो इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे कि इसमें आइडिया, फिर इसके बाद यहाँ पे जो आता है कि जैसे कोई भी हम कोई भी रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें फीलिंग्स, कोई भी इंडिविजुअल लेवल की भी फीलिंग्स हो सकती है, जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे जो बिलीव्स हैं, यहाँ की जो बिलीव्स हैं ये आएगा। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू है ये भी यहाँ पे आएंगी वैल्यूज। तो ये जो कुछ है इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी कि बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल आपसे पूछ रखा है कि कौन सा नहीं है। यूनिवर्सलिटी, ह्यूमैनिटी, ऑटोनॉमी यानी कि डिससैटिस्फैक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। करा 18 में एथिक्स are a set of rules that defines right and wrong conduct. Who says, यहाँ पे कौन कहा गया है, तो यहाँ पे जो कीथ है इन्होंने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें 19th में कह रहा है वी विश टू बी गुड सिटीजन ऑफ एवरी कम्युनिटी इन विच वी लिव। दिस इज, ये क्या है, ये आपसे पूछ रखा है। यह एक जो है पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये नहीं है, फिर यहाँ पे लीगल रूल ये भी नहीं है, ये एथिकल कोड तो हो ही नहीं सकता, ये है सोशल कोड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कर्मा इज गुड पाथवे फॉर, यानी कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, कलेक्टिव ग्रोथ, यानी कि तीनों की चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये सब हम क्वेश्चन पिछले भी क्लास में कर चुके हैं, ये आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट टुडे एरा, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर तो होते ही। फिर यहाँ पे कंज्यूमर्स आर बी पास्ट, फिर यहाँ पे जो इन्वायरमेंट हैज पॉल्यूशन, यहाँ भी सही बात है। यानी कि ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इथिकल कोड क्या है, ये आपसे पूछ रखा है इथिकल कोड क्या है। डू एंड डाई, वी पुश कस्टमर ये भी नहीं है, मनी ये भी नहीं है, आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर कस्टमर्स, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहली जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हम बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन में बात करें, कह रहे विच इज द फेवरेबल पॉइंट ऑफ बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स की बात करें तो कह रहा है कि जो यहाँ पे सतत जो उत्तराधिकार है, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन, ये यहाँ पे तो इंक्लूड होगा ही, रिपुटेशन होता ही है। फिर यहाँ पे जो हेल्प करते हैं यानी कि प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ये भी इंक्लूड होता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा है 24th नंबर क्वेश्चन में इन इंडियन इथोस इज
for the individual self to become aware, develop and contribute social welfare by linking yourself to the। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर इंडियन लोकचार की बात करें तो यहाँ पे जो कस्टम्स है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एथिक्स। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 25 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी कि स्टडी ऑफ गोल्स मीन्स ह्यूमन एंगल्स डायनेमिक फिलोसफी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके कुछ और भी बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि और कौन सी करेक्टरिस्टिक में शामिल होती हैं। ये तो आपको तो पता ही है जो मैंने ऑप्शंस में दे रखे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो लीडरशिप है यानी कि जो लीडरशिप है ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्लस यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी ये भी इसमें इंक्लूड की जाती है। प्लस इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है, इन्वायरमेंट का जो यहाँ पे कंसर्न है ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आपको करेक्टरिस्टिक बिजनेस एथिक्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो आपको ये तीन जो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इनको याद रखना है। प्लस आपको लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी और इन्वायरमेंट कंसर्न ये भी इसके टोटल जो है 6 करेक्टरिस्टिक हमने आपको यहाँ पे बताए, इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको ये बाकी तीन ना दे करके ये तीनों दे दिया जाए, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, फिर कह रहा है गीता जो है यहाँ पे एम्फसाइज यानी कि जोर किस पे दिया गया है, जो गीता पर जोर सबसे ज्यादा किस पे दिया गया है, तो राज योगा ये बात कर रहा है, साज योगा, फिर इसके बाद स्वधर्मा, फिर यहाँ पे जो है कॉपरेशन, इसकी बात करें तो यहाँ पे जो होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आई थिंक मैंने इसका क्वेश्चन करा रखा है। चलिए बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इथिकल डायलेमा एंड करस्पॉन्ड्स टू द टाइप ऑफ एथिक्स। एथिक डायलेमा की बात कर रहा है यानी कि प्राइवेसी वर्सेस सोशल यूटिलिटी। जब भी हम बात करते हैं तो हम किस में बात करते हैं इसको, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एथिक्स, यानी कि वन का जो हमारा डी होगा, तो वन का डी देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे कह रखा है कि जो प्रॉफिट वर्सेस वेलफेयर, जो प्रॉफिट वर्सेस वेलफेयर है ये हम किसकी बात करते हैं, ये हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स में बात करते हैं। तो टू का बी देखेंगे यहाँ पे सी दे रखा है तो यानी कि ये भी नहीं होगा, यहाँ पे टू का ए दे रखा है तो यानी कि ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करनी है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मोरल। बताइए मोरल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात कर रहा है कि इट अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, फिर कह रहा है रिफ्लेक्टेड इन पॉजिटिव फीलिंग अबाउट वर्क ग्रुप, फिर कह रहा है कि इन इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस दैट डिफिकल्ट गोल्स कैन बी अचीव इजीली, ये भी इसमें भी जो है हमें सहयोग करता है। इट इज नॉलेज ऑफ डिस्टिंक्शन राइट एंड रॉन्ग एक्शन। इसकी अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की बात करें, क्योंकि हमसे पूछ रखा है कि सही कौन सा है, इस क्वेश्चन को मैंने जब पिछला टेस्ट है उसमें मैंने ऑलरेडी इसको कराया है, तो अगर आपने उसको देखा है उस टेस्ट को तो इसका आंसर आपको पता होगा। वैसे इस आंसर की अगर हम बात करें तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो 1 2 एंड 3, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 कह रहा है हाउ डज द इंडिविजुअल कम टू बी एबल टू मेक मोरल डिसीजन। यहाँ पे जो व्यक्ति है नैतिक निर्णय कैसे लेने में सक्षम हो पाता है, ये आपसे पूछा गया है। बाई अंडरस्टैंडिंग हिज मोटिव, बाई अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस, इसको भी अगर हम देखा है तो बीइंग फाइटेंड पेनाल्टीज एंड इंटरेक्ट इन कंसर्ड हिम
his actions, understanding the mean adopted execute actions। अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो है, अगर हम देखें 29 का है, ये यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये मोटिव को तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उनको भी समझना पड़ेगा। भाई यहाँ पे जो कह रहा है कि अपने कार को दंड से भयभीत होकर के, यहाँ पे कह रहा है ना, दंड से भयभीत होकर के, यानी कि पेनाल्टी से डर करके आप जो उस काम को वो करने के लिए जो भयभीत होकर काम करते हैं, तो ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर यानी कि तीसरा स्टेटमेंट इसमें है, इसमें है, इसमें तो करेक्ट आंसर होगा टी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 30 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल कंसर्न विद प्रोफेशनल इथिक्स। 30 की बात करें, प्रोफेशनल इथिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टडी इथिकल डायलेमा इन प्रोफेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ मोरल थ्योरी, ये यहाँ पे तो ये तो करेक्ट है। फिर कह रहा है द स्टडी ऑफ यूनिक मोरल ऑब्लिगेशन क्रिएट बाय सोशल स्पेशल सोशल रूल्स, ये भी आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है करेक्ट कौन सा है। द प्रैक्टिस ऑफ कंसल्टेंसी ऑफ एथिक्स इज ट्रेंड एंड प्रोफेशनल इथिनिस्ट। फिर इथिकल चैलेंजेस ऑफ प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल, ये आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे 4th नंबर वाला जो है लाइफ स्टाइल वाली बात जो है यहाँ पे नहीं होती है प्रोफेशनल एथिक्स में। फिर इसकी बात करते हैं, यानी कि 4th जैसे रॉन्ग होता है तो ये इस पे दे रखा है तो ये तो नहीं होगा। फिर पहला हमारा स्टेटमेंट सही है, तो पहले देखा जाए तो इसमें है, इसमें है, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट फिर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात आती है, तो तीसरे स्टेटमेंट में देखा जाए तो द प्रैक्टिस एंड कंसल्टेंसी ऑफ एथिक्स बाय ट्रेंड प्रोफेशनल इथिनिस्ट। तो प्रोफेशनल इथिक्स जब भी लागू होती है तो इसकी बात कहाँ होती है? आई थिंक आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे ये गलत लग रहा है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ना क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग तीसरा अगर गलत होता है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ट्रू की बात कर रहा है, यानी कि इथिकल डायलेमा अराइज व्हेन ए थ्रू दैट सीरियस गुड एंड बैड अराउंड टुगेदर इन सम एक्टिविटीज। ये तो सही है, जब भी कुछ गुड एंड बैड एक्टिविटीज जब होती है तो यहाँ पे इथिकल डायलेमा अराइज होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है एथिक्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑब्लिगेट सब्जेक्ट। जी नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो, जैसे दूसरा गलत होता है तो जैसे इसमें दूसरा है तो ये भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। फिर कह रहा है एथिकल बिहेवियर इज डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच एन एक्शन इवेंट टेक्स प्लेस, ये हमारा स्टेटमेंट सही, तीसरा सही है। कह रहा है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एथिकल ट्रेनिंग, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दूसरा रॉन्ग है, यानी कि पहला सही है, तीसरा एंड चौथा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 32 की बात करें तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ए कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स के फंक्शन की बात कर रहा है, कह रहा है कि इट कैन एक्सप्रेस शेयर्ड कमिटमेंट ए पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी मेंबर सेटिस्फाई सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है इट कैन हेल्प फॉस्टर एनवायरनमेंट इन विच एथिकल बिहेवियर इन द नॉर्म्स, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और हमसे पूछ रखा है, करेक्ट ही पूछ रखा है, इट कैन गाइड रिमाइंडर सिचुएशन। जी हाँ, ये हमें जो है गाइड भी करता है, जब भी हम कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं तो ये हमें गाइड भी करता है, जो कोड ऑफ एथिक्स है। ए कोड कैन बी वैल्यूएबल एकेडमिक एंड एजुकेशनल लेगेसी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये एजुकेशनल में भी लागू होता है कि जब भी देखिए या कोड ऑफ एथिक्स की बात होती है, जो वहाँ पे जो शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं
उनमें भी ये चीज़ लागू होती है, और ये जो है सारे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही इसमें भी वर्क करते हैं। यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में ही चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एज एन IAS ऑफिसर यू कैन स्टक इन एथिकल डायलेमा अबाउट execution of a certain tax you find morally constable, you refer as well as non code of ethics। आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने कर रखा है पिछली क्लास में, लेकिन मैं यहाँ पे भी इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि कुछ नए कैंडिडेट्स भी होंगे। अदर रेगुलेशन बट नन ऑफ देम स्पेशली प्रोहिबिट दैट सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन अंडर ए कैटेगरी ऑफ डज एथिकल डायलेमा। यानी कि एथिकल डायलेमा में है तो कोड ऑफ इथिक्स जहाँ पे वर्क नहीं करती है सॉल्व करने में, उसको बताना है। तो ये कौन से इथिक्स में आता है? पर्सनल इथिक्स, बिजनेस, बिजनेस में तो नहीं आएगा, सोसाइटल की इसकी बात ही नहीं, प्रोफेशनल में आएगा नहीं, तो पर्सनल में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एज एन IAS ऑफिसर यू कैन स्टक इन द एथिकल डायलेमा की बात क्वेश्चन में ही कर रखा, तो पर्सनल इथिक्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। 33 यानी कि 34 नहीं है, 35 ही डायरेक्ट आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी इन द माइंड ऑफ ऑफिसर विच परफॉर्मिंग इन हिज ड्यूटी एंड इथिक्स की बात कर रहा है कि जब भी कोई ऑफिसर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके माइंड में कौन कौन सी बातें जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, इकॉनमी की बात नहीं आती। इकॉनमी का काम जो है उसकी उस देश की गवर्नमेंट का होता है, उसको रूल एंड रेगुलेशन के तहत रेगुलेट करती है, यानी कि दूसरा हमारा नहीं होता। दूसरा इसमें है और 1, 3 एंड 4, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 का डी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 36 की बात करें तो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इशू फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इथिक्स। सबसे पहले हम इसको जानने से पहले करेक्ट की बात कर रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। माइक्रो इथिक्स की बात कर रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। माइक्रो में जो फोकस होता है, यानी कि जो माइक्रो में जो फोकस होता है ये कहाँ होता है? ये होता है इंडिविजुअल लेवल पे, ये जो है होता है। ये जो फोकस होता है इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो माइक्रो ही पूछ रखा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आप देखेंगे कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट तो ये तो नहीं आएगा इसमें। भी कह रहा है प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए भी ये जो है इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो जो उसका जो दायित्व है वो तो कंपनी का, कंपनी में बहुत सारे जो वर्कर हैं, मैनेजर हैं, बहुत सारे जो वर्क काम करती है। तो माइक्रो लेवल पे हो गया, माइक्रो की बात कर रहे थे, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी, फिर जो गिफ्ट्स एंड जो ब्रीफ्स होते हैं ये यहाँ पे आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं जो माइक्रो में क्या हो। माइक्रो यानी कि माइक्रो इसमें क्या है, इसमें कहाँ फोकस किया जाता है? इसमें जो है जब भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे इस पे बात होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात होती है, तो ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक और होता है जो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के बीच में होता है, जिसे कहा जाता है मीजो लेवल। यानी कि जो एक होता है मीजो लेवल, इसमें क्या होता है जो ग्रुप्स में फोकस करता है। यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, जैसे हम बात करें कि छोटे छोटे 5 लोगों का ग्रुप्स है, 7 लोगों का ग्रुप्स है, 10 लोगों का ग्रुप है, ऐसे लोगों के ग्रुप्स को जो है फोकस करता है, उसे बोलते हैं मीजो लेवल। तो आपको माइक्रो और जो है माइक्रो प्लस साथ साथ जो आपको मीजो लेवल भी आपको ये याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपसे ये दोनों ना पूछ के मीजो पूछ ले जाए, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो फंस जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा कि मीजो में आता क्या है। तो
एक आपको यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिली। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड एज टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू की बात करते हैं तो पीस एंड हार्मनी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं ये आपको बताना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो लीगल आएगा, तो लीगल यानी कि इथिकल, एक करेक्ट सीक्वेंस की यहाँ पे बात हो रही है तो लीगल, फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो फिलान्थ्रोपिक यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये आएगा, फिर इसके बाद इकोनॉमिक, फिर इथिकल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एज एन एथिकल इशू। हरेसमेंट इज ए डिस्क्रिमिनेशन, ये तो सही है। फिर आपसे करेक्ट भी पूछा ही है, कह रहा हरेसमेंट इज एन एथिकल इशू बिकॉज ऑफ अनफेयरली फोकसेस जॉब एडवांसमेंट रिटेंशन फैक्टर अदर एबिलिटी टू डू जॉब, ये भी सही है। वर्क प्लेस इन इंडिया मस्ट अंडर लॉ प्रिपेयर गाइडलाइन डील विद केसेस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, ये भी हमारा सही है। सेक्सुअल हरेसमेंट इज ए पॉलिटिकल इशू, ये यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट 3 यानी चौथा गलत है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए, इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू मैकफॉल, मैकफॉल एक व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी है, थिंकर है, तो उनके बारे में कहा रहा है कि इंटीग्रिटी उनके बारे में जो है बताती है कि सत्यनिष्ठा का अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है, स्टे ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो इंटीग्रिटी है ये जो है अनडिवाइडेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकफॉल टू हैव ए पर्सनल इंटीग्रिटी एंड एजेंट मस्ट, आपके पास जो है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, मस्ट है। तो वो आपको देखना है कि आपके ऑप्शंस में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे जो सदस्यता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल टू कंसिस्ट, जो सब्सक्राइबर्स है यानी कि सिद्धांतों के प्रति जो उनको फॉलो करने की जो तटस्थता है ये भी आपके होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। फिर यहाँ पे अपहोल्ड दिस प्रिंसिपल इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन, यानी कि जो प्रलोभन है उनके प्रति भी आपको एक सतर्क रहना है, कायम रखना है। ऐसा नहीं कि प्रलोभन में आकर के आप इंटीग्रिटी को जो है बाई साइड कर दें, तो ये भी इंक्लूड किया जाता है। फिर एक्ट ऑफ द राइट रीजन, सही कारण भी आप इंटीग्रिटी के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों के चारों चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। क्वेश्चन को ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू मैकफॉल, इसको याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने विचार प्रस्तुत करने लगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू मैकफॉल आर विलिंग टू वियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर, ये आपसे अगेन मैकफॉल से ही कुछ क्वेश्चन है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 42 का आंसर होगा, यहाँ पे जो कन्विक्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दृढ़ विश्वास। सिंपैथी, एम्पैथी, कंसर्न विद, ये यहाँ पे कंपेनियन, करेक्ट आंसर होगा 43 का ए। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड यू शुड थिंक ऑफ व्हेन इट कम्स द इंटीग्रिटी, जब आपके माइंड में जब भी इंटीग्रिटी की बात आती है तो सबसे पहला विचार कौन सा होता है जो आप सोचते हैं इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा ऑनेस्टी। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहे होंगे। इसी ethics are a set of rules and define right and wrong who says, आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने कर रखा है पिछले कि यहाँ पे जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। ह्यूमन एंड इथिकल वैल्यूज सच एज विजन इंटीग्रिटी, इसको भी हमने कर रखा है। इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट, ये भी होगा। कैसे क्वेश्चंस को आज यहाँ पे रखे हैं। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
47। ज्ञान एक पर्सन है, एक व्यक्ति का नाम है ज्ञान। टेक्स्ट से यूटिलियन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इथिक्स will therefore judge a business decision to be ethical so long as। सबसे पहले हम ये जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यानी कि यूटिलिटेरियन जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें जो थ्योरी है, यानी कि थ्योरी की बात करें, इसमें अगर जो थ्योरी की बात करें तो इसमें जो ये जो डिटरमाइन करती है, ये क्या करती है कि जो राइट एंड जो रॉन्ग है, राइट एंड जो रॉन्ग है इसको डिटरमाइन करती है। और फोकस कहाँ रहता है इसका, इसका जो फोकस है, इसका जो फोकस रहता है कि जो यहाँ पे जो आउटकम है, यहाँ पे जो आउटकम्स हैं ये कैसे और बेहतर हो, कैसे और अच्छे इसको बनाया जा सके। तो ये इसको आप एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर इसको इमेजिन करते हैं, जैसे कि ज्ञान एक कंपनी में काम करते हैं, ये यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं और वो उन्हें डिसाइड करना है कि राइट एंड रॉन्ग क्या हो। तो वो उनका एम है, यहाँ पे एम है कि हमें जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर, क्वालिटी भी ना डाउन हो और हमारे प्रोडक्शन है ये भी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, आउटकम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, वो यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या डिसाइड करता है, राइट एंड रॉन्ग। हमने पहले बताया जब भी इसकी बात आएगी, यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात आएगी तो राइट एंड रॉन्ग। तो इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पे गुड एंड बैड रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन से आपका ये जो बेसिक थ्योरी है आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48 कह रहा है व्हाट अमंग द फॉलोइंग सब स्पीसीज ऑफ नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स की बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। पूछा है हमसे करेक्ट, तो इसमें जो है 3 पार्ट जो है आते हैं। जैसे इसमें जो है आएगा, जो इसकी बात करें कि जो वर्च्यू इथिक्स है, यानी कि जो वर्च्यू इथिक्स ये आता है, प्लस इसमें जो आएगा यानी कि दूसरे नंबर पे ये जो दे रखा है कॉन्सिक्वेंटलिज्म, ये आएगा दूसरे नंबर पे, पहले पे ये, दूसरे पे ये, और जो तीसरा है ये इसमें आता है जो डियोंटोलॉजी है, यहाँ पे डियोंटोलॉजी ये भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो अब आप देखेंगे तो वार एथिक्स तो होगा ही नहीं, मेटा एथिक्स ये होगा नहीं, अभी मेटा एथिक्स के क्वेश्चन भी है। तो अब देखेंगे कि जो यहाँ पे क्वांटलिज्म है, कॉन्सिक्वेंटलिज्म सॉरी, और वर्च्यू एथिक्स, तो ये जो हमारे ऑप्शंस में तो दे रखे हैं, यानी कि 2 and 3, तो ऑप्शन नंबर इज 3, सी इज द राइट आंसर। आपको इसको नॉर्मेटिव एथिक्स में 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं, वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजी एंड जो कॉन्सिक्वेंटलिज्म है ये इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 49th which among the following statement fit into a description of meta ethics। मेटा एथिक्स की बात जब भी होती है तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये क्या है, ये एक ब्रांच है, मेटा एथिक्स जो है ये एक ब्रांच है किसकी, फिलोसफी की। यहाँ पे जो है फिलोसफी की एक ब्रांच है, ठीक है, जो ये क्या करती है, यहाँ पे जो नैतिक जो यहाँ पे जो नैतिक जो निर्णय होते हैं, यहाँ पे जो नैतिक मूल्य जो होते हैं इनको यहाँ पे देखती है कि इस पे मतलब उनके जो गुण हैं, नैतिक मूल्य के जो क्वालिटी है, गुण है, उनको जो है किस दायरे तक, ये किस दायरे तक जो है पता लगाया जा सकता है, इस पे जो है ये एम्फसाइज करती है। तो ये भी आपको मेटा एथिक्स भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये सब जो है थ्योरी के पोर्शंस है। अब आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरी नहीं समझा सकते ना, यहाँ पे आपको ये भी समझना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है नैतिक मूल्य पे एम्फसाइज करती है कि किस दायरे तक की जो नैतिक मूल्य है को उस दायरे तक पता लगाया जा सकता है, इस पे जो है फोकस करती है। आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की।
तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका जो कह रहा है कि यहाँ पे जो पर्सनल बेनिफिट्स है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आइडिया ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स यानी कि कंटेम्पलेट्स ऑफ एन ऑन आइडिया ऑफ पर्सनल एथिक्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि व्यक्तिगत लाभ के विचार पर विचार करता है, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 5th नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह दृष्टिकोण की कोई सामान्य नैतिक सिद्धांत नहीं है, इसलिए नैतिक विवादों को हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए किस नैतिकता के स्कूल का वर्णन किया गया है? यानी कि स्कूल ऑफ एथिक्स की बात यहाँ पे की गई है। अगेन ये जो यहाँ पे जो थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन है, प्लस ये जो अप्लाइड जो एरिया है वहाँ का एक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसके आंसर की हम बात करें, डायरेक्टली बात करते हैं। यहाँ पे जो रिलेटिविज्म है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 51, यहाँ पे जो रोल मोरालिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको देखना है। फिकर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज करेक्ट। आपको बताना है कि कथन आपके जो ये कथन दिए गए हैं कौन से सही हैं। Described as a moral obligation is a right out the role of individual assume within organization consider the following statements। चलिए हम इसके भी आंसर की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि the moral obligation of individual to be a defined and limited to role of that individual assume in an organization। पहले स्टेटमेंट में किसी व्यक्ति के नैतिक दायित्वों को उस भूमिका से परिभाषित सीमित किया जाना चाहिए जब व्यक्ति किसी संगठन में मानता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर इस ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोरल रोल मोरालिटी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। द रोल मोरालिटी हैज एन इम्पॉर्टेंट बट लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू मेक बिजनेस एथिक्स। जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी कि दूसरा सही है, पहला रॉन्ग। पहला इसमें है, ये इसमें नहीं होगा, दूसरा इन दोनों में दे रखा है। तीसरा भी देखते हैं। तीसरा कह रहा कि द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि जो यहाँ पे प्रबंधीय जिम्मेदारियां जो होती हैं उसकी सीमा का वर्णन करने की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है। ये भी सही बात है। ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही होती है। द रोल मोरालिटी इज पैरामाउंट सेफगार्ड द इनकरेज बिजनेस एथिक्स। ऐसे कुछ बात नहीं है इसमें। यहाँ पे कह रहा है नैतिक सर्वोपरि सुरक्षा व्यवसायिक नैतिकता सुनिश्चित करती है, ऐसा नहीं। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 और 3। तो 2 और 3 ये यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है, चांसेस तो हैं। चलिए इंडियन पिनल कोड आईपीसी की बात करें, हालांकि अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन इंडियन पिनल कोड का करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये लीगल है, ये तो यहाँ पे मैच्ड है। फिर ही देखेंगे ऑप्शन में 1 का सी, ये देखिए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। 1 का टी, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। 1 का ए होगा। फिर यहाँ पे जो नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर कोड है, ये इसकी बात करें तो ये क्या है, तरीके से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इसकी बात कर रहा है। जो इंजीनियरिंग कोड्स की बात करें तो ये यहाँ पे इथिकल कोड हो, इथिकल कोड एथिक्स के अंतर्गत ही ये आएगा, इथिकल कोड के अंतर्गत आएगा। यानी कि 2 का सी,
2 का सी, जी हाँ, यहाँ पे 2 का बी दे रखा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। देखेंगे हमने 3 के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी हमने कुछ किया ही नहीं, देख रहे हैं आप, हमने सिर्फ एक तो इंडियन पिनल कोड को मैच कराया, दूसरा जो नेशनल सोसाइटी है और प्रोफेशनल इंजन कोड, ये इथिकल है, तो ये हम इसकी बात की, तो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया है। वो करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगेन यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द स्कूल ऑफ इथिक्स अंडर विच blowing can be justified by following the proposition when the balance of good or evil better for all affected parties if they were still not wrong। तो इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो संतुलन की बात हो रही है, यानी कि संतुलन बेहतर होता जा रहा है कि जब सिटी नहीं बजाई गई, सभी प्रभावित पक्षों को बुराई और अच्छाई का संतुलन, ये तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे पता नहीं कैसे यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट के द्वारा किया गया है। आई थिंक आप लोग इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, हिंदी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब गूगल ट्रांसलेटेड है। मैंने पहले बताया ये जो है गूगल ट्रांसलेटेड है, तो कई बार ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम हो, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे जो बात होती है कि जो बुराई और अच्छे की जो बात होती है ना, यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ गुड्स की बात हो रही है, यानी कि बुराई और अच्छाई की, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो टेलिटेरियनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, गुड एंड बैड वाला, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी जो है आपको करा रखा हूँ, टेक्नोलॉजी को इथिक्स की जरूरत क्यों, आवश्यकता क्यों है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। क्यों? क्योंकि इसका जो 100 क्वेश्चन का जो PDF है, 100 MCQs का जो PDF है, ये मैंने आपको टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया, तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हम वो करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे ट्रू है इसकी बात कर रहा है। कह रहे मोरालिटी कैन बी टफ ऑफ स्पेशली ब्रॉड एंड परवेसिव फॉर्म ऑफ ए कॉपरेशन। जी हाँ, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। फिर बाकी देख लेते हैं, सिग्निफिकेंट ऑब्सोल्यूट लेफ्ट ओवर, जिन्हें ये यहाँ पे रॉन्ग है। चैंपियन गुड इन द वर्ल्ड, तो ऐसी भी बात नहीं है। फिर साइंस केमिस्ट्री, ये भी ऐसा कुछ इसमें जो है बात नहीं होती, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 55 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे जिसको हमने कवर किया, यानी कि हमने जो टॉप 50+ क्वेश्चन है हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर हम टोटल कंक्लूड करें तो हमने देखिए टोटल 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है बाय पार्ट के फॉर्म में हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी है। ठीक है, 105 क्वेश्चन हमने क्लासेस के फॉर्म में किए हैं। 15 क्वेश्चन का जो PDF है आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा रखा था। 120 क्वेश्चन टोटल हमने इसमें प्रैक्टिस की। ठीक है, फिर इसके बाद जो 100 जो MCQs हैं, ये हमने इसकी PDF जो है अप्लाइड लेवल की, यानी कि जो इसका अप्लाइड सेक्शन का PDF जो हमने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया, यानी कि 220 जो MCQs हैं ये हमने यहाँ पे कवर किए हैं। प्लस यहाँ पे अभी हमने उन्हीं में से 55 क्वेश्चन तो अभी हमने कवर ही किए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपने 275 क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए हैं, 275 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं। आने हैं आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन, तो ये इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आपको एथिक्स का हमने पूरा कवर करा रखा है, प्लस जो 100 जो MCQs का जो सेक्शन है, यानी कि जो पेपर 1 वाला है, ये भी आपके उसमें अपलोड कर दिया गया है। फिर यहाँ पे जो फुल लेंथ टेस्ट है ये भी हमने करा दिया है। ठीक है, हमने सिर्फ कराया कौन कौन सा चीज़ नहीं है, यानी कि जो इंग्लिश है,
ठीक है। डिसीजन मेकिंग ये नहीं करा रखा, और जो है इंग्लिश, ये 2 चीज़ें नहीं करा रखी, प्लस जो यहाँ पे जो मैथ और जो रीजनिंग का सेक्शन है ये हमने इसमें नहीं करा रखा है। तो ये जो 3 सेक्शन आपके यहाँ से छूट रहे थे ये आप लोग कवर कर लिए होंगे। आपका जो है 5 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, आप सभी को जैसा पता हो। तो हमने ओवरऑल इतने सारे जो क्लासेस करे हैं ये आज इस क्लासों का यहाँ पे सेशन समाप्त होते हैं। तो ये हमारा लास्ट सेशन है। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लस जाने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और मिलते रहिए। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट। आप सभी की तैयारी में हमने यहाँ तक योगदान दिया, जहाँ तक भी थे अच्छे से हमने जितना था 100% हमने देने की जो है कोशिश करी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।